नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। द्वितीय प्रश्न पत्र में हम सुशील कुमार सिंह का नाटक अलग आज़ादी की पढ़ रहे हैं और आज हम जिन दृश्यों को पढ़ने वाले हैं वो दृश्य हैं 18, 19, 20 और 21। ये 4 दृश्य आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। इससे पहले 17 दृश्य हम पढ़ चुके हैं और उन 17 दृश्यों में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत के गुलाम होने की बात कही गई है और किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन प्रारंभ होता है, जो 1857 की क्रांति से लेकर बंगाल विभाजन तक का वृत्तांत अभी हमने पढ़ा है। दृश्य 18। गायक मंडली मंच पर कोरस में गुलामी का गीत गाते हुए आती है। गायक मंडली: एक गुलामी गौरों की, एक गुलामी अपनों की, एक गुलामी घर बाहर की, एक गुलामी अपनों की, ये है हिंदुस्तान अपना देश महान। जाति पाति और छुआछूत में हम जकड़े हैं सदियों से, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र के लफड़ों में हैं सदियों से, ये है हिंदुस्तान अपना देश महान। ठाकुर का ये मंदिर है, ब्राह्मण उसका रखवाला, ठाकुर का ये कुआं है, खबरदार जो मुँह डाला, ये है हिंदुस्तान अपना देश महान। हम अमीर हैं तुम गरीब हो, इसलिए बेगार भरो, सिर पर मेला ढोते जाओ, भाग्य लिखा स्वीकार करो, ये है हिंदुस्तान अपना देश महान। भाई का भाई दुश्मन है, आपस में है फूट पड़ी, गद्दारों की करतूतों से आज गुलामी गले पड़ी, ये है हिंदुस्तान अपना देश महान। गायक मंडली गीत गाने में तल्लीन है। विदूषक मंच पर प्रवेश करता है। कुछ पल वह गीत की लय का सिर हिलाते हुए आनंद लेता है, फिर यकायक चीख पड़ता है। विदूषक: चुप, अरे चुप। गीत बंद हो जाता है। गायक और गायिका हड़बड़ाए से विदूषक के पास आते हैं। गायक: क्या हुआ विदूषक भाई? विदूषक जैसे दूर से तीज की ओर देखते हुए: जहाज़। गायिका आश्चर्य से: जहाज़? विदूषक: पानी का जहाज़। गायक: अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? गायिका: हाँ विदूषक भाई, बंदरगाह में तो कोई न कोई पानी का जहाज़ आता ही रहता है। विदूषक अपनी ही धुन में: बैरिस्टर। दोनों कुछ न समझते हुए: बैरिस्टर? विदूषक: एक बैरिस्टर आ रहा है दक्षिण अफ्रीका से, जिसने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। गायक: हिंदुस्तानी है? विदूषक: पक्का। काठियावाड़ के पोरबंदर कस्बे का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हिंदुस्तान से मैट्रिक, विलायत से बैरिस्ट्री, मगर विलायत में रहने के बाद भी कभी मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाया, पक्का शाकाहारी। गायक: फिर तो कमाल का आदमी होगा। गायिका: हाँ भैया, वरना गोरी मेम और साहबों की सोहबत में बचा है आज तक कोई। दोनों हंसते हैं। गायक: पर ये तो बताओ विदूषक भाई कि बैरिस्टर साहब दक्षिण अफ्रीका कैसे पहुंच गए? विदूषक: अजीब गामड़ हो। गामड़ कहते हैं मूर्ख। बिना मुकदमे के बैरिस्टर भला कहीं क्यों जाएगा? देखो मियाँ, गोरों ने तो पूरी दुनिया में पांव पसार रखे थे। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों, खेत खलिहानों, कल कारखानों में काम करने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत थी। हिंदुस्तान से सस्ते मज़दूर भला कहाँ मिलते? सो जहाज़ों में भर भर कर लाद ले गए ये अंग्रेज़ मोए। बहुत से लोग बिजनेस के लालच में भी चले गए, लेकिन अंग्रेज़ उन पर जुल्म ढाते, ज़्यादती करते, अत्याचार करते। गांधी ने ये सब देखा तो भारतीयों को संगठित करके सत्याग्रह शुरू कर दी। गायक विस्मय से: सत्याग्रह? गायिका: ये क्या बला है? विदूषक: गौरों से लड़ने के लिए गांधी का हथियार। गायक: भला ये कैसा हथियार हुआ? गायिका: हम तो लाठी, डंडा, बल्लम, भाले, तीर, तलवार, जूता, लात, तोप, बंदूक, यही हथियार देखते सुनते आए हैं। गायक: ये सत्याग्रह नाम का हथियार कहाँ से पैदा हो गया? विदूषक: सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह, अहिंसा द्वारा। गांधी ने यही हथियार चुना अंग्रेज़ों के अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए। गायिका: मुझे तो कुछ खाक समझ में नहीं आया। गायक: तेरी समझ में कुछ आएगा भी नहीं। हाँ तो विदूषक भाई, फिर क्या हुआ? विदूषक: तो भैया, गांधी जी ने शुरू किया सत्याग्रह, अब गौरों ने लाठी डंडा गोली सब चलाई, पर कोई टस से मस नहीं हुआ। आगे की पंक्ति के लोग घायल हो जाते तो स्वयं सेवकों ने उठा ले जाते, नए लोग सीना तान कर फिर सामने आ जाते। ये सिलसिला चलता रहा कई जगह कई दिन। किसी ने उफ तक न की और न ही किसी ने पलट कर वार किया। धैर्य और सहनशीलता के इस अनोखे हथियार से अंग्रेज़ घबरा गए। आखिरकार उन्हें सत्याग्रहियों के आगे झुकना पड़ा, उनकी कई बातें माननी पड़ी। गायक: ये तो सचमुच अजीबोगरीब बात हुई। गायिका:
तो क्या गांधी यहाँ भी पर अंग्रेज़ों के खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल करेंगे? गायक: अंग्रेज़ों के अत्याचार यहाँ कोई कम है? विदूषक: अब देखो क्या होता है, गांधी है तो विलक्षण आदमी। गायिका यकायक एक और इशारा करती हुई चिल्लाती हैं, अरे अरे देखो जहाज़ नज़दीक आ गया। गायक: कितनी भीड़ लगी है उसे देखने के लिए, कई बड़े नेता भी हैं। गायिका: वो जो दुबला पतला आदमी हाथ हिला रहा है जहाज़ के डेक से, कहीं वही तो नहीं है गांधी? विदूषक: बिल्कुल वही। पृष्ठभूमि से वेलकम गांधी, वेलकम वेलकम गांधी, वेलकम गांधी जिंदाबाद के नारे उभरते हैं। उसके साथ ही मंच का प्रकाश मध्यम होता है। साइक पर सिलवेट में दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी और उनके स्वागत में एकत्र भीड़ नारे लगाती हुई जुलूस की शक्ल में जाती दिखाई देती है। क्रमशः मंच पर अंधकार। दृश्य 19। अखबार बेचने वाले दो होकर हाक लगाते हुए मंच की विभिन्न दिशाओं में निकलकर अखबार लहराते हुए प्रेक्षागार में दर्शकों के बीच घूमते हैं। होकर 1 और होकर 2 अपनी जो बात रख रहे हैं वो क्रम से यहाँ मैं बता रहा हूँ। होकर 1 कहता आज की ताज़ा खबर, दूसरा कहता आज की ताज़ा खबर, बिहार के किसानों पर नीले साहबों का अत्याचार, गांधी का सत्याग्रह, नीले साहबों ने घुटने टेके, किसानों को राहत, आज की ताज़ा खबर, प्रथम विश्व युद्ध शुरू, जर्मनी का पलड़ा भारी, युद्धों के खर्चों के लिए नए टैक्स, लड़ाई में भारतीय फौजें भी जाएगी, रंगरूटों की भर्ती शुरू, युद्ध के बाद भारतीयों को अधिकार मिलेंगे, गांधी ने कहा अंग्रेज़ों की मदद करनी चाहिए, क्रांतिकारी अंग्रेज़ों को मदद के खिलाफ, भारतीय सिपाही बहादुरी से लड़े, जर्मन फौजें पीछे हटी, अंग्रेज़ों की नीयत में खोट, रॉलेट एक्ट लागू, जनता में आक्रोश, गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन शुरू, काले कानून का विरोध, जलियांवाला बाग में विशाल सभा। दोनों हॉकर्स हाक लगाते हुए प्रेक्षागार के बाहर निकल जाते हैं और मंच अंधकार में डूब चुका है। दृश्य 20। मंच आलोकित होने पर जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक विशाल सभा का दृश्य। चारों ओर जनसमूह, स्त्री पुरुष युवा वृद्ध एक ऊंचे स्थान से एक नेता का ओजस्वी भाषण हो रहा है। भीड़ मंत्रमुग्ध से सुन रही है, बीच बीच में नारे भी। नेता: जर्मनी से लड़ाई छिड़ी तो गौरव ने कहा लड़ाई में हमारा साथ दो, हम जर्मनी की तानाशाही और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, दुनिया में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। गौरव ने कहा लड़ाई के बाद हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी वाला शासन लागू किया जाएगा और इस तरह न केवल लड़ाई का तमाम खर्च हमसे वसूला गया बल्कि हमारे नौजवान सिपाही भी मोर्चों पर भेजे गए और अब लड़ाई जीत लेने के बाद अंग्रेज़ अपने वादे से मुकर गए। अपना वादा पूरा करने के बजाय उन्होंने हम पर कानून लाद दिया, रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिसका मतलब है किसी भी मामले में बिना अदालत में पेश किए नज़रबंदी, जेल। भीड़ नारे लगाती हैं काला कानून मुर्दाबाद। नेता: ये गोरे, ये फिरंगी, ये अंग्रेज़ अब जिसे चाहेंगे जेल में भेज देंगे, हमें न्याय की गुहार करने का मौका भी नहीं मिलेगा, हम ऐसे काले कानून का विरोध करते हैं। भीड़ नारे लगाती है काला कानून रद्द करो, रॉलेट एक्ट ख़त्म करो। एक संकरे रास्ते से हथियारबंद गोरखे और बलूच सिपाहियों के दस्ते मार्च करते हुए सभा स्थल पर आते हैं। भीड़ में थोड़ी बेचैनी और हलचल मच जाती हैं। भीड़ के लोग आ गए, भीड़ के लोग 2 हथियारबंद सिपाही आ गए। भीड़ के लोगों में से तीसरा बोलता बलूच और गोरखे दोनों ही हैं। नेता भीड़ से: आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहिए, वे लोग कुछ नहीं करेंगे, हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चलेंगे, हम शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जनरल डायर और कैप्टन ब्रिग्स उसी संकरे रास्ते से अंदर आते हैं। भीड़ में फिर हलचल और कानाफूसी। भीड़ में से एक आदमी बोलता जनरल डायर आ गया, दूसरा कहता डायर आ गया, तीसरा कहता कैप्टन ब्रिग्स भी साथ हैं, चौथा कहता फ़ौज और उनके अफसरों का यहाँ आने का मतलब, पांचवा कहता हाँ यहाँ कोई दंगा फसाद तो हो नहीं रहा है। जनरल डायर ब्रिग्स से: रास्ता बहुत संकरा है, बख्तरबंद गाड़ियाँ अंदर नहीं आ सकती, वरना हमारी मशीन गनें आसानी से इनका सफाया कर देती। हथियारबंद फ़ौज की एक और टुकड़ी अंदर आती हैं, अपने हथियार ताने हुए हैं। जनरल डायर एक पैनी नज़र चारों ओर डालते, खैर हमारे सशस्त्र सैनिक भी काफ़ी होंगे। भीड़ में से एक बोलता है देखो, दूसरा कहता है
सिपाही इधर बंदूक तान रहे हैं। तीसरा कहता है डरो मत। चौथा कहता है वे सिर्फ अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। भीड़ में कुछ हड़बड़ाहट, बेचैनी। नेता हमारा रास्ता सत्य, अहिंसा और न्याय का है, शांति का है। सिपाही पोजीशन लेते हैं। भीड़ के कुछ लोग उठकर इधर उधर भागने के होते हैं। जनरल डायर दहाड़ कर फायर, बंदूकें आग उगलने लगती हैं। बदमाशी में जान बचाने के लिए इधर उधर भागते लोग छटपटा कर गिरने लगते हैं। चीख पुकार और गोलियों के धमाकों से पूरा माहौल दहशत ज़दा हो जाता है। देखते ही देखते लाशों के ढेर लग जाते हैं। अनेक लोग जान बचाने के लिए एक और कुएं में कूद जाते हैं। मंच रक्त रंजित हो चुका है। जनरल डायर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने की यही सज़ा है बास्टर्ड। लाशों के ढेर पर हिकरत की नज़र डालते हुए जनरल डायर बाहर निकल जाता है। उसके पीछे कैप्टन ब्रिग्स और फौज की टुकड़ियां भी जाती हैं। करुण संगीत के साथ गायक गायिका दर्द से भीगा लाभ लेते हैं। गायक मानवता गुमसुम हुई, इतिहास है सन, निहत्तों की भीड़ और गोली दन दन दन। एक बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन लिए अपने बेटे की तलाश में बदहवास सी आती हैं। लाशों के ढेर में लालटेन की मध्यम रोशनी में अपने बेटे के चेहरे को पहचानने की कोशिश करती है। अंततः एक लाश पलटने पर उसके मुंह से निकली दर्दनाक चीख सन्नाटे में भेद देती है। बूढ़ी औरत हाय पुत्रा लाश से लिपट कर फपक पड़ती हैं। गायिका एक और पन्ना जुड़ा काला कालिखदार, जलियांवाले बाग का खूनी नरसंहार। क्रमशः मंच अंधेरे में डूब जाता है। कुछ पल गायिका के करुण आलाप के स्वर वातावरण को बोझिल बनाए रहते हैं, फिर सब कुछ शांत। दृश्य 21। ये जो दृश्य 20 था, इसमें जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसको लेखक ने इस नाटक में बताने की कोशिश की है। दृश्य 21। अखबार लहराते हॉकर्स पुनः हाक लगाते हैं, प्रकट होते हैं। पहला कहता है दिसंबर 1919। दूसरा कहता है अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन। एक संवाद बोल रहा हूँ आगे आगे। महात्मा गांधी द्वारा एक नए आंदोलन की शुरुआत। असहयोग असहयोग असहयोग। महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेज़ हम पर हुकूमत इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें सहयोग देते हैं। गोरों के साथ अब और सहयोग नहीं। सरकारी नौकरियां छोड़ दो। अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करो। राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन। स्वदेशी वस्तुओं और हाथ से बने कपड़ों का इस्तेमाल। विदेशी कपड़ों की होली। हॉकर नेपथ्य में जाते हैं। विभिन्न दिशाओं में छोटे मोटे समूहों के लोग आते हैं और मंच के बीचों बीच विदेशी कपड़ों का ढेर लगा देते हैं। कुछ एक लोग अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ों को भी उतार देते हैं। एक कहता जला दो, दूसरा कहता फूंक दो, तीसरा कहता विदेशी कपड़ों को सभी के एक स्वर में आग लगा दो। एक व्यक्ति जलती हुई मसाल से कपड़ों के ढेर में आग लगाने का अभिनय करता है। कपड़ों के ढेर पर सुर्ख सुलगता प्रकाश। पृष्ठभूमि से कॉरस के स्वर उभरते हैं। कॉरस वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित भीड़ भी कॉरस के स्वर में अपने स्वर मिलाते हैं। दोनों हॉकर अखबार लहराते हुए सुर्खियों की हॉक लगाते हुए पुनः प्रवेश करते हैं और मंच के से नीचे प्रेक्षागार में दर्शकों के बीच उतर जाते हैं। पहला हॉकर कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स का बाइकॉट। दूसरा कहता है सरकारी अदालतों का बहिष्कार। मोतीलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल ने वकालत छोड़ी। सुभाष चंद्र बोस ने भी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। दोनों हॉकर हाक लगाते हुए प्रेक्षागार से बाहर जाते हैं। मंच पर खड़ी भीड़ जुलूस की शक्ल में नारे लगाती हुई मंच का चक्कर लगाती हैं। हिंदू मुस्लिम एकता, सभी कहते हैं जिंदाबाद। खिलाफत आंदोलन, सभी कहते हैं जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। भारत माता की जय। एक अंग्रेज़ी हुकूमत, सभी कहते हैं मुर्दाबाद। अंग्रेज़ी हुकूमत, सभी कहते हैं मुर्दाबाद। महात्मा गांधी, सभी जय। पुलिस के सिपाही तेज़ी से प्रवेश कर जुलूस पर लाठियां बरसाते हैं। जुलूस अविचलित सा नारे लगाता रहता है। दो हर जोर जुल्म की टक्कर में सभी कहते हैं सहयोग हमारा नारा है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असहयोग करो, असहयोग करो, अंग्रेज़ों से असहयोग करो। क्रमशः सभी अपने स्थान पर जड़वत हो जाते हैं। अखबार बेचने वाले दोनों होकर पुनः प्रेक्षागार में प्रवेश कर हाक लगाते हुए मंच की ओर बढ़ते हैं। हज़ारों लोग गिरफ्तार, तमाम नेता जेल में। चोरी चोरा में हिंसा। किसानों की भीड़ ने थाने में आग लगाई। आधा दर्जन पुलिस वाले जिंदा जले। गांधी जी दुखी, आंदोलन वापस। गांधी को जेल, 6 साल की कैद। हॉकर नेपथ्य में जाते हैं और मंच पर अंधकार छा जाता है। इस दृश्य में दिखाया कि गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और उस असहयोग आंदोलन के बाद जो परिस्थितियां जिस रूप से बनी,
कि भारतीयों को अपना जब शासन करने का अधिकार नहीं दिया गया, असहयोग आंदोलन चलाया और उसी असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा में जो कांड हुआ था, जिसमें पुलिस थाना फूंक दिया गया था और उसमें लोग जल गए थे, मर गए थे, गांधी ने असहयोग आंदोलन को वहीं रोक दिया था और सभी नेताओं को इस समय अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इस दृश्य में इतना ही। इनमें से कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।